5 अगस्त 2023 के दोपहर के करीब 12:30 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला मंदिर इलाके की लीलाधर कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी किसी महिला की चीख पुकार की आवाज सुनते ही आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान उस तरफ गया। अफरा तफरी के बीच में कुछ लोग एक मकान की तरफ बढ़े। इसी बीच महिला की चीखों की आवाज सुनकर आसपास के दूसरे मकानों में रहने वाले किराएदार भी आ गए। महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज एक मकान की ऊपरी मंजिल से आ रही थी, लिहाजा लोग बाहर की सीढ़ियों के सहारे छत पर पहुंच गए और उस घर के दरवाजे को बाहर से पीटने लगे। कुछ ही देर बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो दो नकाबपोश महिलाओं ने चाकू दिखाते हुए रौबदार आवाज में कहा, खबरदार कोई आगे आया तो जान से मार देंगे। एक महिला के हाथ में खून से सना चाकू देखते ही वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए और उन्हें रास्ता देते हुए दरवाजे से हट गए। मौका देखते ही दोनों नकाबपोश महिलाएं चाकू लहराकर फरार हो गईं। कुछ लोग उन दोनों महिलाओं के पीछे पीछे दौड़े, मगर तब तक वे नजरों से ओझल हो गईं। कुछ लोगों ने घर के अंदर जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के अंदर करीब 28-30 साल की महिला लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसका नाम प्रीति शर्मा था। उसके पास ही 1 साल का बच्चा जोर जोर से रो रहा था। कमरे में पहुंची एक बुजुर्ग महिला बच्चे को अपनी गोद में लेकर चुप कराने का प्रयास करने लगी। प्रीति शर्मा के पूरे शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान थे। पूरा कमरा खून से लाल हो गया था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आसपास रहने वाले लोगों ने मनोज और उसके बड़े भाई फूलचंद को घटना की सूचना दी तो दोनों ही घर पहुंच गए। घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मनोज के बड़े भाई फूलचंद ने छोला मंदिर थाने में फोन करके सूचना दी तो थाना इंचार्ज उदयभान सिंह भदौरिया तत्काल ही दलबल के साथ लीलाधर कॉलोनी के उस मकान में पहुंच गए जहां महिला की बेरहमी से हत्या की गई थी। प्रीति गंभीर अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे। खून के छींटों से पूरे कमरे की दीवारें रंगी थीं। गद्दा खून से पूरा भीग चुका था। जमीन पर एक टूटा चाकू पड़ा हुआ था। प्रीति को तत्काल पीपुल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छोला मंदिर थाना पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रीति अपने पति मनोज शर्मा और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। प्रीति का पति मनोज चौक बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान पर काम करता है। 2 बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे और पति चौक बाजार अपनी दुकान पर काम के लिए चला गया था। प्रीति दोपहर में अपने घर के काम निपटा रही थी। उसी समय सलवार सूट पहनकर आई 2 महिलाओं ने घर के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और प्रीति कुछ समझ पाती कि दोनों ने प्रीति पर चाकुओं से हमला कर दिया। घटनास्थल पर प्रीति के मकान में किराए पर रहने वाले लोगों ने बताया कि 2 महिलाएं सलवार सूट पहने मकान में आती दिखाई दी थीं। उन्होंने काला चश्मा, नकाब, हाथों में ग्लव्स और नीले जूते पहने थे। जब वो गेट के पास आई तो लोगों को लगा कि कोई परिचित होंगी, लेकिन पल भर में वो बाउंड्री के अंदर आ गईं और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर छत पर पहुंच गईं। अंदर घुसते ही उन्होंने गेट अंदर से बंद कर लिया। तभी अचानक ऊपर से जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। घटना के करीब 1 साल पहले तक मनोज शिवनगर में अपने बड़े भाई के मकान के एक हिस्से में रहता था। बाद में भाई की मदद से लीलाधर कॉलोनी में उसका मकान बन गया, जिसमें नीचे 6 किराएदार रहते थे और ऊपर की मंजिल पर मनोज अपनी पत्नी प्रीति और 3 बच्चों के साथ रहता था। मनोज के 8 साल और 3 साल के 2 बेटे घटना के समय स्कूल गए हुए थे। प्रीति पर चाकू से हमला करने के बाद जब रेनकोट पहने हुए दोनों महिलाएं भाग रही थीं, तभी एक किराएदार दीपेश ने सलवार सूट पहने हमलावर के पीछे भागने की कोशिश की। तभी उसने देखा था कि उनमें से एक हमलावर का हल्का सा नकाब हटा तो देखा कि वो महिला नहीं पुरुष है और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी, सिर के पीछे लंबी सी चोटी है। दीपेश इतना देख ही पाया था कि चाकू दिखाते हुए भाग गया। पुलिस की पड़ताल ने यहीं से नया मोड़ ले लिया। पुलिस की पूछताछ में लोगों ने हत्यारे की जो पहचान बताई, वो सुनने के बाद प्रीति के पति मनोज शर्मा का माथा ठनका और उसने टीआई भदौरिया से कहा, सर, हत्यारा रामनिवास मिश्रा हो सकता है। ये रामनिवास कौन है? टीआई उदयभान सिंह भदौरिया ने मनोज से पूछा। सर, रामनिवास हमारा रिश्तेदार है। वो मेरी बुआ के लड़के का साला है। यही शीतला माता मंदिर के पास रहता है और दुर्गा माता मंदिर का पुजारी है। वही दाढ़ी मूंछ रखता है और उसके सिर पर लंबी चोटी भी है और उसके बाल भी बड़े हैं।
लेकिन वो क्यों प्रीति की हत्या करेगा, साफ साफ बताओ। उसके साथ प्रीति का कोई चक्कर तो नहीं था, टीआई बोले। सर, जब मैं घर पर नहीं होता था तभी अक्सर वह मेरे घर आया करता था, ऐसा मुझे मेरे किराएदार बताया करते थे। मैं तो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर चला जाता था। हमारे जाने के बाद घर में केवल 1 साल का बेटा और प्रीति ही रहते थे, मनोज ने खुलासा करते हुए कहा। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो घटना के समय एक ऑटो में 2 नकाबपोश रेनकोट पहने नजर आए। सीसीटीवी में ऑटो घर के बगल वाली गली में आता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नकाब पहने ये दोनों हमलावर प्रीति के घर की तरफ जाते और फिर भागकर आते दिखाई दिए। पुलिस ने ऑटो का नंबर ट्रेस किया और उसे खोज निकाला। पता चला कि ऑटो वाला चंदन नाम का युवक था। चंदन ने पूछताछ में पुलिस को बताया, सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ, खर्च चलाने के लिए ऑटो भी चलाता हूँ। पुजारी रामनिवास से मेरी पहचान मंदिर में हुई थी, उनको कहीं भी जाना होता था तो मुझे ही बुलाते थे। 5 अगस्त की सुबह करीब 10-11 बजे रामनिवास ने मुझे फोन कर कहा कि लीलाधर कॉलोनी तक चलना है, ऑटो लेकर आ जाओ। जब मैं ऑटो रिक्शा लेकर उनके घर गया तो दोनों पति पत्नी बाहर निकले। दोनों ने रेनकोट पहन रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं दोनों को लीलाधर कॉलोनी लेकर आया। उन्होंने लीलाधर कॉलोनी के एक घर से थोड़ी दूरी पर पीछे की साइड ऑटो रुकवा दिया और कहा कि हम 5 मिनट में आते हैं। इसके बाद करीब 10-15 मिनट बाद वो आए तो मैंने देखा कि उनके हाथों और कपड़ों पर खून लगा था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है। इसके बाद मैंने उन्हें उनके घर छोड़ दिया था। चंदन के इतना बताते ही पुलिस समझ गई कि ये हत्या रामनिवास और उसकी पत्नी ने ही की है। इस आधार पर पुलिस ने रामनिवास मिश्रा की तलाश शुरू कर दी। 7 अगस्त को रामनिवास का फोन नंबर निकालकर उसकी लोकेशन ट्रेस की तो रामनिवास न्यू मार्केट के आसपास था। कई घंटे उसकी तलाश की। इस दौरान रामनिवास ने दाढ़ी और मूंछ मुंडा ली थी। यही कारण था कि पुलिस और उसके मुखबिर भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आखिरकार शाम होते होते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर नाखून के निशान थे। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने अपना नाम पता गलत बताया। पुलिस उसे लेकर आई और पूछताछ करने लगी तो काफी देर तक वो पुलिस को छकाता रहा। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास का मोबाइल खंगाला तो पता चला कि किसी चंदन नाम के शख्स के उसके पास हत्या की वारदात से पहले और बाद में फोन आए थे। वो हत्या करने से साफ मना करता रहा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी के साथ मिलकर प्रीति शर्मा की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी गिरफ्तार कर लिया। भोपाल की छोला मंदिर पुलिस की पूछताछ में प्रीति की सनसनीखेज हत्या करने के पीछे की जो कहानी सामने आई, वह एक शादीशुदा युवक के दूसरी शादीशुदा महिला से प्रेम संबंधों की कहानी थी। भोपाल के भानपुर इलाके में छोला मंदिर की लीलाधर कॉलोनी निवासी 38 साल के मनोज शर्मा की शादी प्रीति से सन 2014 में हुई थी। 28 साल की प्रीति कटनी जिले की रहने वाली थी। दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। दरअसल प्रीति की कमर की हड्डी बाहर निकली उभरी हुई थी, इस वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब भी कोई रिश्ते की बात चलती तो प्रीति के परिवार से जलने वाले लोग उसके खिलाफ लटके वालों को भड़का देते। लोग अक्सर यही कहते कि उसकी कमर की हड्डी निकली हुई है, वह कभी मां नहीं बन पाएगी। कभी कहते कि वह पति को सुख नहीं दे पाएगी। इस बीच प्रीति के लिए भोपाल के मनोज का रिश्ता आया। प्रीति में शारीरिक रूप से कमजोरी थी और मनोज की पहली पत्नी उसे छोड़ चुकी थी। दोनों ने अपनी कमियों के चलते इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और 2014 में उनकी शादी हो गई। मनोज भोपाल में अपने बड़े भाई फूलचंद के साथ ही रहता था। जब शादी हुई तो प्रीति भी इस परिवार का हिस्सा बन गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच मनोज और प्रीति के 2 बच्चे भी हो गए। मनोज के घर उसकी बुआ के बेटे के साले रामनिवास मिश्र का आना जाना शुरू हुआ। रामनिवास दुर्गा मंदिर में पुजारी था। दोनों लगभग हम उम्र थे तो दोनों की ठीक ठाक पत्ती थी। देवरा भाभी का रिश्ता होने की वजह से उनके बीच हंसी मजाक चलती रहती थी। मनोज ने कभी इस नजदीकी को प्रेम प्रसंग की दृष्टि से नहीं देखा, अलबत्ता यही सोचा कि रिश्तेदारी में हंसी ठिठोली चलती रहती है। इसी बात का फायदा रामनिवास ने उठाया। मनोज की माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वह प्रीति को खुश रख पाता। प्रीति का मन भी अपने से उम्र में 10 साल बड़े मनोज से हट चुका था।
शादीशुदा रामनिवास मंदिर में पुजारी था। उसके मंदिर में रोज अच्छी खासी रकम चढ़ावे के रूप में आती थी, जिसे वह प्रीति पर लुटाने लगा था। एक दिन दोपहर के वक्त मंदिर के पूजा पाठ से लौटकर रामनिवास ने प्रीति के दरवाजे पर दस्तक दी, तो प्रीति उस समय बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसने अंदर से आवाज देते हुए कहा, कौन है? आ रही हूँ। बाहर से कोई आवाज न मिली तो प्रीति समझ गई कि रामनिवास होगा। प्रीति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने प्रीति के रूप सौंदर्य को देखकर रामनिवास अपना आपा खो बैठा। प्रीति जीने गाउन में थी, जिसमें से उसके उभार दिखाई दे रहे थे। उसके खुले हुए बाल और पहनावे ने प्रीति की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। मनोज उस समय अपने काम पर निकल गया था और प्रीति के बच्चे स्कूल गए हुए थे। मौके की नजाकत देखते ही रामनिवास दिल की बात जुबां पर लाते हुए प्रीति से बोला, भाभी तुम तो गजब दिख रही हो, तुम्हें देखकर तो अच्छों का ईमान डोल जाए। अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनते हुए प्रीति बोली, इतनी खूबसूरत होती तो तुम्हारे भैया पलकों पर बिठाते मुझको। क्या कह रही हो भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मनोज भैया तुम्हारी खूबसूरती पर नहीं मरते। मेरा बस चले तो मैं इस जवानी पर अपना सब कुछ लुटा दूं। रामनिवास प्रीति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस एक तुम ही तो हो जो मेरी भावनाओं को समझते हो, प्रीति प्यार से बोली। रामनिवास ने प्रीति का रूप भांपते ही उसे बाहों में भर लिया और प्रीति के होठों पर अपने होंठ धर दिए। प्रीति के शरीर की तपिश से रामनिवास अपने आप पर काबू नहीं कर सका। उसने प्रीति को गोद में उठाया और कमरे में पड़े पलंग पर लिटा दिया। वह एक एक करके प्रीति के जिस्म के कपड़ों को हटाता गया। दोनों वासना के तूफान में गहरे तक बह गए। शारीरिक भूख जब शांत हुई तो अपने अपने कपड़े ठीक करते हुए वो कमरे से बाहर निकले। इसके बाद जो दोनों के प्रेमालाप का ये सिलसिला शुरू हुआ तो वह लगातार चलता रहा। मगर कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। दोनों के प्रेम संबंधों की भनक आखिरकार मनोज के कानों तक पहुंच ही गई। मनोज को आसपास रहने वाले किराएदारों और कुछ हितैषी पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारे घर से निकलते ही रामनिवास यहाँ अक्सर आता रहता है। मनोज के एक मित्र ने मनोज को आगाह करते हुए कहा, दोस्त, भाभी और रामनिवास को लेकर कॉलोनी में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों की जानकारी लगते ही मनोज के मन में शंका पैदा हो गई। मनोज ने प्रीति को प्यार से समझाते हुए कहा, प्रीति, तुम्हें पता है कि कॉलोनी में तुम्हारे और रामनिवास के बारे में किस तरह की बातें की जा रही हैं। रामनिवास का रोज रोज घर पर आना ठीक नहीं है। इतना सुनते ही प्रीति आवेश में आ गई और पति को उलाहना देते हुए बोली, तुम मुझ पर बेवजह शक कर रहे हो। रामनिवास तुम्हारी बुआ का लड़का है, आखिर उसे घर आने से तुम क्यों नहीं रोकते। मनोज ने रामनिवास को भी समझाने की कोशिश की तो उसने मनोज को यही भरोसा दिलाया कि पड़ोसियों ने प्रीति को नीचा दिखाने के लिए झूठ में ही यह कहानी गढ़ ली। उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। रामनिवास और प्रीति के अंतरंग संबंधों ने अब मनोज और उसकी पत्नी के बीच के विश्वास की डोर को तोड़ दिया था। इस बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। जब प्रीति दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो प्रीति ने चाहते हुए मनोज को बताया, मैं फिर से मां बनने वाली हूं। मगर मनोज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलकी। मनोज ने प्रीति पर लांछन लगाते हुए कहा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा खून नहीं है, ये बच्चा रामनिवास के पाप की निशानी है। प्रीति ने भी मनोज को खरी खोटी सुनाते हुए साफ कह दिया, तुम्हें यकीन न हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो, अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं हुआ तो मुझे जो चाहे सजा देना। पति पत्नी के बीच के संबंध इस कदर दरक चुके थे कि जब प्रीति का 7वां महीना चल रहा था तभी एक दिन मनोज और प्रीति के बीच झगड़ा हो गया और मनोज ने प्रीति को घर से निकाल दिया। प्रीति मायके पहुंच गई। प्रीति के घर वालों ने मनोज को समझाने का बहुत प्रयास किया मगर मनोज प्रीति को अपनाने को कतई तैयार नहीं हुआ। प्रीति के घर वालों ने मनोज को खूब समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे मनोज ने प्रीति या उसके घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया। वह उनका फोन तक नहीं उठाता था। जवान बेटी अपने बच्चे को लेकर मायके में रह रही थी। इससे प्रीति के पिता की समाज में बदनामी हो रही थी। प्रीति के पिता ने परेशान होकर कटनी पुलिस थाने में मनोज के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर दी और रिपोर्ट दर्ज हो गई। मनोज को रिश्तेदारों ने समझाया, किसी तरह प्रीति से राजीनामा कर लो मनोज, नहीं तो दहेज अधिनियम के तहत तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जेल जाने के डर से मनोज प्रीति को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों फिर से भोपाल में साथ रहने लगे थे।
मनोज के खिलाफ प्रीति ने जो दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था, प्रीति ने उसमें राजीनामा नहीं किया था। मनोज कई बार कह चुका था कि हम साथ रह रहे हैं, सब ठीक है, फिर तुम केस वापस क्यों नहीं ले लेती। इस बीच प्रीति अपने परिवार में रम चुकी थी, उसका तीसरा बच्चा भी हो चुका था। प्रीति अपने प्रेम संबंधों को भुला नहीं पाई थी। उसके घर रामनिवास का आना जाना फिर से शुरू हो चुका था। इधर रामनिवास की पत्नी शालिनी को भी पति के प्रीति से नाजायज संबंधों की जानकारी हो गई थी। रामनिवास की पत्नी शालिनी के मन में भी शंका पैदा हो गई कि उसके पति और प्रीति के बीच कुछ चल रहा है। इसे लेकर शालिनी का अपने पति से आए दिन झगड़ा होता था। दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार थे, इसके बावजूद दोनों परिवारों में मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि वे आपस में दुश्मन बन चुके थे और किसी भी हद तक जाने तैयार थे। फिर से मामला बिगड़ते देख प्रीति ने रामनिवास से बातचीत बंद कर दी थी। वह उसका फोन भी नहीं उठाती थी। रामनिवास को लगता था कि प्रीति का अब किसी और से अफेयर चल रहा है, इस कारण वह उससे दूरियां बना रही है। प्रीति की वजह से शालिनी के परिवार में कलह होने लगी थी और शालिनी प्रीति से नफरत करने लगी थी। रामनिवास ने प्रीति को सबक सिखाने का प्लान बना लिया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि प्रीति की हत्या की वजह रामनिवास के प्रीति के साथ प्रेम संबंध थे। रामनिवास ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसका और प्रीति का अफेयर चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मुझे शक था कि शायद उसका किसी और से अफेयर चलने लगा है। इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा हुआ और मैंने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी हत्या करने का फैसला ले लिया। 5 अगस्त 2023 की दोपहर को रामनिवास ने पत्नी शालिनी से कहा, चलो आज मनोज के घर चलते हैं और प्रीति से मिलकर मामले को सुलझा लेते हैं। तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह दूर हो जाएगी। शालिनी झटपट चलने को तैयार हो गई, लेकिन मनोज के मन में कुछ और चल रहा था। उसने पहले से ही एक चाकू खरीदकर अपने पास रख लिया था। उस दिन बारिश हो रही थी तो रेनकोट पहनकर और मुंह पर नकाब बांधकर दोनों प्रीति के घर जाने के लिए तैयार हुए। रेनकोट में दोनों को पहचानना मुश्किल था। शालिनी ने जब उससे पूछा, ये नकाब की क्या जरूरत है, तो मनोज ने कहा, वैसे ही हमारा क्लेश चल रहा है, लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं तो हमें छिपकर ही जाना चाहिए। इसके बाद रामनिवास ने अपनी पहचान के चंदन नाम के ऑटो वाले को फोन लगाकर कहा, चंदन तुम जल्दी से ऑटो लेकर आ जाओ, हमें छोला मंदिर तक जाना है। दोपहर का वक्त था। चंदन खाना खाकर घर से निकलने ही वाला था। जैसे ही रामनिवास का फोन आया वह बोला, हाँ पंडित जी, 5 मिनट में ऑटो लेकर पहुंच जाऊंगा। ऑटो में बैठकर दोनों भानपुर इलाके के लीलाधर कॉलोनी में पहुंच गए। रामनिवास ने चंदन को प्रीति के घर से दूर वाली गली में खड़ा किया और उसे वहीं रुकने को कहा। दोनों ऑटो से उतरे और सीधे प्रीति के घर पहुंच गए। करीब आधे घंटे बाद शालिनी और रामनिवास उसी ऑटो में बैठकर घर वापस आ गए। रामनिवास की पत्नी शालिनी मिश्रा ने पुलिस को बताया, सुबह मेरे पति ने मुझे अपने साथ प्रीति के घर चलने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे सलवार सूट के साथ ग्लव्स, काला चश्मा और नीले जूते दिए, फिर कहा कि हम प्रीति के पास चल रहे हैं, उससे बातचीत करके सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे चलेंगे तो लोग पहचान लेंगे, इसलिए कवर होकर चलना पड़ेगा। शालिनी ने आगे बताया, मुझे मेरे पति और प्रीति के अफेयर की जानकारी थी और इसे लेकर घर में हर दिन झगड़ा होता रहता था। मैं प्रीति से पति का पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उनके साथ चली गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे पति उसकी हत्या करने के मकसद से जा रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और मेरे पति ने उस पर वार करना शुरू कर दिए, ऐसे में मुझे उनका साथ देना पड़ा। वहीं पर प्रीति का एक 1.5 साल का बच्चा भी था, मैंने बस उसे ही संभाला था। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। पुलिस ने प्रीति की हत्या के आरोप में 35 वर्षीय रामनिवास मिश्रा और उसकी पत्नी 30 वर्षीय शालिनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां